हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर। अगर आप क्लास 10th में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख करके जाएं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और आज मैं साइंस विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। एक बात पहले आप याद रख लीजिए जो आपको जीवन में हमेशा काम देगा। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना। क्या आपको याद रखना है कि जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरा में मंजिल, अपनी जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आपको अंधेरा में भी मंजिल को ढूंढना है, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं हुआ करते हैं। तो उसी पर आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उन दोनों के केवल 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अपवर्तन क्या है, ये भी पता होना चाहिए। उन दोनों नियम के बारे में, जैसा यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि उस दर्पण का नाम बताए जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि उस दर्पण का नाम बताए जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वह दर्पण है समतल दर्पण, जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और वह दर्पण है उत्तल दर्पण, जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि समतल और उत्तल दोनों दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। अगर लेंस की बात आए तो कौन से लेंस में वास्तविक का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए, और अवतल दर्पण की बात बता दे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। उसी तरह उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें कि सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने। यानी वस्तु का कहाँ पर रखेंगे कि सीधा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। तो हमको पता है कि ये आपका अवतल दर्पण है। जब हम दर्पण में, ये हो गया आपका ध्रुव और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य फोकस, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब आप वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाकर के आपको बन जाता है? दर्पण के पीछे जाकर बनता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा यानी सीधा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे? पी एंड
एफ के बीच में, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो उसका सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आपको याद रखना। वस्तु के बराबर कब बनेगा? जब अवतल दर्पण में वस्तु को सी पर रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वस्तु से बड़ा कब प्रतिबिंब बनेगा? यानी जितना बड़ा वस्तु रखेंगे तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा कब बनेगा? तो जब हम वस्तु को सी और मुख्य फोकस पर रखेंगे तो सब बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, अनंत पर जाके प्रतिबिंब बनता है। तो ये बात आपको भी नोट करके रखना। हजामत करने में, यानी हजामत करने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए हजामत करने में के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चाहे सोलर कुकर हो, उसमें कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोगी का कान नाक जांचना हो, उसमें भी कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण किया जाता है उपयोग? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्लियर? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन। देखिए ध्रुव का मतलब P और एफ पी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण द्वारा कहते हैं। या दर्पण की चौड़ाई के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। बस ऐसे याद रखना है। क्लियर? चलिए, आप कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। हाँ, उसके बाद लिखा दर्पण की फोकस दूरी, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्लियर? लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इससे पी से सूचित करता है, पी बराबर यानी 1/f, यानी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मतलब डायोप्टर होता है, इसे मीटर में मापा जाता है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको यह 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन क्वेश्चनों से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।